पोम कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोम कॉम्प्रिहेंशन आपके आईबीए कराची में सवालात इसके आ रहे हैं। और पोम कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ते नहीं हो तो। ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इस तरीके से होता है कि आपका सबसे जो लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है। उसका एक रीज़न भी है। इंग्लिश का रीज़न यही है कि आप रीडिंग जितनी करोगे तो इवेंचुअली आपको उतना वो समझ आएगा, राइट। तो अगर आपको मैं अगर फॉर एग्जांपल अभी आपको बोलूं कि आइल्स की प्रिपरेशन करो, उसमें लिसनिंग पार्ट को आप जो 10 सवालों में सवाल कितने सही कर सकते हो, तो आप पहले वक्त में भले आप अपनी कितनी इंग्लिश पढ़ी हुई हो या समझी हुई हो, बट आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि आप एकेडमिक इंग्लिश को अभी फोकस कर रहे हो। तो सेम इट गोस फॉर द पोम कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितना पढ़ोगे उतना समझ आएगा। तो आप अपने आप से पूछो। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पहले जब राउंड वन में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वक्त एक चीज़ बोली थी कि जब आप इकोनॉमिस्ट लेवल के या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के या डॉन ओपिनियन के जो मैन आथर है, दे राइट द ओपिनियन अबाउट द एनी टॉपिक, व्हेन यू रीड इट thoroughly and you understand it and you can communicate to other person, तो वाकई में आपको वो रीडिंग समझ आएगी। तो आपको प्रॉपर समझ नहीं आती, जब आपको प्रॉपर समझ आ जाती है हर पॉइंट वो किस तरीके से किस पॉइंट को मेंशन कर रहा है, तभी आपको वो इम्प्रूव्ड होती है। तो इसका जो प्री रिक्विजिट होता है वो चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए। अब पोम कॉम्प्रिहेंशन, टू बी ऑनेस्ट भले हम मैंने बहुत सारे बुक्स भी देखे हुए हैं, बहुत सारे उनके देखे हुए हैं। तो हमारे पास जो पोम का आईबी का पोम कॉम्प्रिहेंशन जो कि ऑलरेडी एसएटी लिटरेचर में आता है वो काफ़ी डिफरेंट है। एसएटी लिटरेचर इज समथिंग रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजी, के टर्म्स देखी जाती है सारी चीज़ें कि आपको ओवरऑल कॉम्प्रिहेंड आता है कि नहीं आता। और सेकेंडली फिर हमारे पास ये भी आ जाता है कि अगर शेक्सपियर से रिलेटेड या कुछ ऐसे ऑथर से रिलेटेड जो काफ़ी पुराने थे 90s के 80s के, तो वो जो लैंग्वेज इंग्लिश की लैंग्वेज थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, उसमें ओल्ड वोकेबलरी को यूज़ किया जाता है। तो आपको उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पोम कॉम्प्रिहेंशन वी आर लिटरली नॉट एक्सपर्ट इन दैट। बट आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो उसके अंदर मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि पोम कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से करना है। और जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर मुझे ये समझ आता है कि आप अगर वहां से प्रैक्टिस करोगे कि एक एक टर्म को सही से समझोगे तो आपको आसान हो जाएगा। और जितने भी पोम कंपटीशन आईबीए के मुझे मिले, मुझे लगता है वो काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू द एससीटी लिटरेचर। क्योंकि वो शायद आपको सॉल्व करना नहीं आता है या आपको पोम पढ़ना नहीं आता है। तो मैं आपको आज स्ट्रेटजीज बताऊंगा और कुछ टर्म जो कि मशहूर हैं वो टर्म बताऊंगा ताकि आप उसको सही से कैरी आउट करो। बाकी आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है भले, क्योंकि आप पोम कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई और आर्टिकल्स कोई और बुक जो कि आपको लगता है काफ़ी अच्छा है तो जस्ट रिकमेंड मी और आई विल लेट यू नो कि भाई आपको क्या करना है। मैं इसमें हमेशा ये करवाता हूँ, लास्ट वाले बच्चों को भी आपको ये मैंने करवाया था कि आप लोग जो है एटलीस्ट 10 पोम्स जो है ना वो पढ़ें। और उसकी मुझे पिक्चर्स आप भेजें या आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे फाइल बनाए या मोबाइल के अंदर ही वो फाइल बना के या मोबाइल के अंदर ही मैसेज बना के अपनी क्यूरीज ग्रुप में शेयर करो। एंड एवरीवन हैज़ टू रीड इट दैट पोम, ताकि हमारे पास पोम का पढ़ने का तरीका, पोम कितने पढ़े, एटलीस्ट अगर आप 100 पोम्स पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि पोम की राइटिंग कैसे होती है, उसमें स्टेंजा कैसे यूज हो रहा है, किस तरीके से थीम यूज हो रही है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया होगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू दैट कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पोम पढ़ा और पोम पढ़ने के बाद एक वन टाइम वंस यू रीड द वन टाइम मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड इट, then you read second time then maybe you get some idea, तो you just have to write a central idea about that poem। कि आपने एक पोम पढ़ा और उसका सेंट्रल आइडिया जो भी, कोई आपसे वो नहीं है कि आपको प्रॉपर समझ आया। तो जब तक आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल ये पोम आज मैंने पढ़ा, यही अगर आईबी में आ गया और इसी से रिलेटेड सवाल आ गए, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दैट आई हैव रेड फ्रॉम दैट पोम, क्या मैंने रिसाइट किया और क्या मुझे समझ आया। तो अगर देखो आपको नहीं समझ आया तो ऐसा इसका मकसद यही होगा कि आईबी में जब आएगा तो आपको, क्योंकि जब आपको पोम की कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं आ रही है तो उसके सवाल कैसे सॉल्व करोगे। तो देर इज ए गुड स्ट्रेटजी कि हम एटलीस्ट हमारे पास टाइम है, एटलीस्ट हम अगर एक वीक भी दे, अगर आप दिन में 2-3 पोम कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके, इवन आपको एसिटी लिटरेचर में भी बहुत सारे मिल जाएंगे ना बुक। एसिटी लिटरेचर का बुक होता है जिसके अंदर ड्रामा होता है, पोम्स होता है, पोइट्री होती है। तो आपको पोम सेक्शंस को देखना है, उसकी स्ट्रेटजीज को देखना है और वहां से आपने कॉपी पेस्ट करना है। या कुछ जो कि आथर है मशहूर, विलियम शेक्सपियर हो गया,
ठीक है। ऐसे कोई आथर से उनके पोम्स जो है ना, वो लेके आपको उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, उसकी सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये एक्टिविटी आपको हेल्प आउट करेगी फॉर श्योर, फॉर श्योर, क्योंकि मैं आपको आईबी के जब सॉल्व कराऊंगा तो मुझे लगता है वो काफी इजी होते हैं, बस आपको सिर्फ ये तरीका आना चाहिए, कॉम्प्रीहेंड करना आ जाए। और सेकेंडली मुझे ऐसा भी लगता है कि आईबी के अंदर जो पोम आता है वो टेक्निकल नहीं होता है, मतलब आपसे ऐसे नहीं पूछा कि इसमें हाइपरबोला यूज हो रहा है, इसमें पैराबोला यूज हो रहा है, वो नहीं यूज, वो आपको कॉम्प्रीहेंड करवाते हैं कि ये कंटेक्स्ट किस में यूज हो रहा है, ये कंटेक्स्ट किस में यूज हो रहा है। तो आईबी का इंग्लिश पार्ट ज्यादातर कंटेक्स्ट में भी होता है। तो आपको मैं ये पहली चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। पोम पढ़ने का तरीका कुछ होता है। पोम पढ़ने के वक्त हमारे पास कुछ एक चीज स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि हमारे पास पोम कॉम्प्रिहेंशन ऐसा होता है, इजी भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। तो जब भी आप पोम पढ़ो, क्योंकि हम यूज टू नहीं है इसके, इफ इट इज नॉट यूज टू इट मीन्स दैट हमें एक नहीं दो बार पढ़ना पड़ेगा। इट्स मच बेटर देन कि वन टाइम पढ़ो, उसमें दो बार पढ़ोगे तो आपको आइडिया सेकंड टाइम बहुत अच्छे से होगा कि आप पोम को एक्चुअली क्या समझ रहे हो। ठीक है ना। उसकी आपका आइडिया और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम की जो रीडिंग होगी और सेकंड टाइम की जो रीडिंग होगी उसमें फर्क होगा, तो इट मीन्स दैट आपको सेकंड टाइम पढ़ना है। सेकंड दो टाइम पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके पास रिपीटेशन ऑफ वर्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड आर फ्रेज, उसको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड फ्रेजेस जो यूज हो रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल थाई दाई यूज हो रहा है, दी यूज हो रहा है, ऐसा कोई वर्ड जो बार बार यूज हो रहा है वो करना है। आपको हमेशा देखना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट लैंग्वेज ज्यादातर होती है। क्योंकि हम पोम जो लिखते हैं किसी की तारीफ के बारे में लिखते हैं, किसी की तारीफ करने में लिखते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी की सैडनेस के बारे में लिखते हैं, किसी को मेमोराइज करने के बारे में लिखते हैं, तो हमारे पास हमेशा इनडायरेक्ट लैंग्वेज इसमें यूज होती है। तो हमारे पास इसमें प्रोनाउन बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आई यूज हो गया, हिज यूज हो गया, या कोई वर्ड को, नाउन को, इसको वर्ड को कर दिया, तो वो हमें समझना लाजमी है, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हु इज आथर, ठीक है। आथर है कौन, ठीक है, या सब्जेक्ट कौन है। एक ऑथर जो लिखने वाला है, विलियम शेक्सपियर इज ए ऑथर, राइट। सब्जेक्ट कौन है, फॉर सब्जेक्ट मे बी हर वाइफ, ठीक है, मे बी हर गर्लफ्रेंड, मे बी गॉड, एनी वन, राइट। तो आपका सब्जेक्ट आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास एक होता है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक जो होता है वो जो आईडी के सवाल होते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के बारे, किस टॉपिक के बारे में। इज इट अबाउट रिलीजन, इज इट अबाउट लव, इज इट अबाउट अफेक्शन, इज इट अबाउट मेमोरेंडम, एनीथिंग, राइट। कुछ भी टॉपिक हो सकता है, किसी से रिलेटेड, कोई जर्नी से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो, तो हमें टॉपिक फाइंड करना है। अब इसमें ये नहीं होता है कि आपका फर्स्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो तो आपको टॉपिक का आइडिया हो जाएगा। इसको आपको दो बार पढ़ना लाजमी है। इट डिपेंड, ठीक है, कि हमारे पास कितना बड़ा पोम है। बट इफ इट्स लाइक वेरी शॉर्ट देन वी हैव टू रीड इट वन टाइम इफ यू गेट एन आइडिया। इफ नॉट देन मेक श्योर दैट रीड ट्वाइस। फिर हमारे पास इसमें सवाल आता है वर्ड इन कंटेक्स्ट। ये जो सवाल आता है वर्ड इन कंटेक्स्ट, ठीक है। वर्ड इन कंटेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे स्पेशली आते हैं, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, राइट। तो अगर आप ये चाइनीज को बोलोगे तो वो इस तरीके, क्योंकि वो तो बिल्कुल रट्टा लगा के इंग्लिश को समझते हैं ना, बिकॉज दैट्स सेकंड लैंग्वेज, तो वो समझेंगे तुमने बहुत अच्छी नौकरी की है। बट इन इंग्लिश कंटेक्स्ट इट मीन दैट यू हैव डन ए ग्रेट वर्क, राइट। तो कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, आईबी में कंटेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। तो कंटेक्स्ट का एसएटी राइटिंग जब सेक्शंस करोगे तो आपको कंटेक्स्ट का बहुत आइडिया होगा कि ये एसएटी कंटेक्स्ट में जो वर्ड यूज हो रहा है, रिसेंटली यूज हो रहा है, या ये वर्ड कोई स्पेशली यूज हो रहा है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू में यूज हो रहा है। ठीक है। तो अब मैं आपको पहला टास्क पढ़ाता हूँ कि हमें हाउ टू रीड पोम। ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये बड़ा एक जबरदस्त पोम है, और ये मैं आपको हमेशा से क्रिस्टिना रोजेटी का है। और हमारे पास स्टेंजा होते हैं,
और हमारे पास स्टेंजा जो रिपीट हो रहे होते हैं, तो मैं आपको इसको पढ़ के बता रहा हूँ। तो आपको पढ़ना कैसे, आपको पढ़ना इस तरीके से कि आपको इसके अंदर एक इस तरीके से आपको समझना है कि आप टोटली इन्वॉल्व हो रहे हो। मैंने आपको जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन राउंड 1 में पढ़ाई थी, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट वीक इसलिए भी होते हैं क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी बोरिंग। तो जब तक आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आपको रीडिंग समझ ही नहीं आनी है। तो इट मीन्स दैट इफ यू आर रीडिंग ए 5 मिनट और 10 मिनट्स रीडिंग, तो इट मीन्स दैट जस्ट मेक योर सेल्फ वेरी एंथुसियास्टिक। आप 10 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 मिनट में कुछ ना कुछ सीखोगे। सेकेंडली सेम इट गोज फॉर द पोम, राइट, कि ये किस तरीके से किसी की तारीफ कर रहा है, तो मे बी आपको तारीफ में हेल्प आउट हो जाए। तो आपको कहना है बोट सेल्स ऑन द रिवर एंड शिप सेल्स ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दीज। हमेशा हम जब रीडिंग पढ़ते हैं तो हमारे पास कंट्रास्ट वर्ड, कंट्रास्ट क्लास भी नहीं है, ट्रांजिशन वर्ड यूज कर रहा हूँ। ट्रांजिशन का समझ आता है सबको, ये वाले वर्ड हाउ एवर, बट, ठीक है, ठीक है, ऑल दो, फर्दर मोर, ये वर्ड हमेशा हमें एक कंट्रास्ट देते हैं या किसी वर्ड को सपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, किसी का एग्जाम्पल देते हैं, किसको ब्रीफली और एग्जामिन करते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा बोट सेल्स ऑन द रिवर एंड द शिप सेल्स ऑन द सीज। सेल्स क्या होती है, जिसको हम कश्ती को कहते हैं, या सेल्स उसको कहते हैं जो तैरने को आई थिंक कहते हैं। तो जो बोट्स हैं वो सेल्स ऑन द रिवर एंड द शिप सेल्स ऑन द सी, बट क्लाउड दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दीज। तो देखो ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन में डिफरेंट है। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मटीरियलिस्टिक, कि हमें बोट्स के बारे में बात कर रहे हैं और शिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रही है। बट उसका कॉन्ट्रास्ट ये दे रहा है कि जो क्लाउड्स सेल्स करते हैं, आप जाहिर सी बात है क्लाउड्स पानी पे सेल्स नहीं करते, वो स्काई पे करते हैं, आर प्रिटियर देन दीज। तो वो नेचर के बारे में बात कर रहा है कि आज की नेचर, और आज की नेचर जिसको हम बोट्स और शिप्स, वो भी जब तैर रहे होते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर वो कंपेयर किसको कर रहा है, क्लाउड्स को कंपेयर कर रहा है। सेकंड स्टेंजा में, देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर आर प्रिटियर एज यू प्लीज, बट द बो द ब्रिज हेवन आर ओवरलुक द ट्री। कहते हैं कि रिवर पे ब्रिजेस होती हैं, ठीक है, वो भी प्रिटियर होती है, बट द बो दैट ब्रिज हेवन आर ओवरलुक द ट्री एंड बिल्ड ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर देन दी। अगर अर्थ से स्काई तक जो रोड बनाता है वो कौन हो, क्या चीज होती है? रेनबो, राइट। रेनबो। रेनबो। तो वो रेनबो से रिलेटेड बात कर रहा है। तो हमारे पास इसमें ये भी टॉपिक हो सकता है, हमारी इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि टॉपिक किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हु बिल्ड ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। अब ये हमें देखो यहाँ पे रेनबो की इनडायरेक्टली बात की हुई है। एक्चुअली हमें सबको पता चल गया है, अब जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसको पता चल गया है कि रेनबो के बारे में बात की जा रही है। मे बी हमारे पास इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि द कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा विद द सेकंड स्टेंजा, किसके बारे में कंपैरिजन की जाए, मटेरियलिस्टिक चीज से उसकी कंपैरिजन। तो हमें कॉम्प्रिहेंशन में यही करना होता है कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, और उससे रिलेटेड हमें सवालों के जवाब देना। अब देखो ये काफी इजी था ना, तो दैट्स द रीजन हमें इसको बहुत आसानी से समझ आएगा। जब डिफिकल्ट आएगा तो थोड़ा सा हमारे पास और डिफिकल्टीज में आ जाएगा, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना जब जरूरी है। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप सही आंसर नहीं दोगे, फिर आप तुक्के पे आंसर दे के आओगे, भले फिर आप कितने भी पार्ट पढ़ो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो जिसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स होती है उसको आपको नोट डाउन करना होता है हर पॉइंट पे, ताकि आपको आगे जब आप सवाल सॉल्व करते वक्त आपको आइडिया हो कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, इसको छोड़ें अभी, क्योंकि ये आगे मेटाफोर फिर आप परेशान होगे जब तक आपको मैं समझाऊंगा नहीं। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर हमारे पास आता है कुछ सवाल, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थीम ऑफ द पैसेज आती है, सेम इट गोज फॉर द थीम ऑफ द पोम पैसेज, कि हमारे पास थीम है क्या। अब इस थीम के अंदर ना इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है, कि थीम के अंदर मेटाफर यूज होता है, सिमिलीज यूज होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको रट्टा लगाएं, बट ये काफी फेमस होती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए मेटाफर्स होता क्या है, सिमिलीज होती क्या है, कोनोटेशंस क्या होती है। तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, और आप इसको जितना एक्सप्लोर ज्यादा करोगे उतना आपको आइडिया होगा।
दैट यूज टू बी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ओल्ड रेसिटी, जिसमें हमारे पास हमें आइडिया होना चाहिए था कि मेटाफर, सिमिलीज, एब्रिज, ये ऐसे कुछ टर्म्स होते थे जो कि हमें अब याद होने चाहिए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए। तो सेम इट गोज फॉर द पोएम कॉम्प्रिहेंशन, ऑल्दो आईबीए में डायरेक्टली नहीं आते, बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए। Metaphors are the figure of speech that are not true in a literal way. They are not lies or error, though, because metaphors are not intended to be interpreted literally. They are a type of a figurative language. What is figurative language? Intend to convey a different meaning that are literal denotative meaning of the word or phrase used. They are used in creative writing like poems and novels, as well as other types of writing, speechless and ordinary conversation. हेल्प पीपल विविडली विजुलाइज अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट। मोटी मोटी चीज बता देता हूँ कि मेटाफर्स ये होते हैं जो कि लिटरल एक ना फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज होता है, बट उसकी एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होती है और उसकी जो इंटेंडेड मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। अब देखो आपको मैं कैसे समझाता हूँ इसको, मैं दो आर्ट ये बढ़ा दूंगा तो आपको ज्यादा इसमें आइडिया हो जाएगा। जैसे हिज वर्ड कट डीपर देन ए नाइफ, ठीक है। अब मतलब उसने क्या किया है, इसकी जो अल्फाज है वो चाकू से भी तेज है, आल्दो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वर्ड्स कैसे तेज हो सकते हैं चाकू से, बट दैट्स अ फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द फ्रेजेस, अंडरस्टैंड द इडियम्स ऑफ द फ्रेज, वर्ड्स डोंट मटेरियलाइज इनटू ए शॉर्प ऑब्जेक्ट। इन दिस मेटाफर समवन हैज सेड समथिंग हर्टफुल टू अनदर, ठीक है। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि किसी ने किसी को हार्टफुल बोला है, किसने वो गलत बोला है या हर्ट किया है, ये चीज किया है। आई फेल्ट द स्टेंच ऑफ फेल्योर कमिंग, मुझे ऐसा महसूस, स्टेंच की मतलब है स्मेल करना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या मैं स्मेल कर रहा हूँ, फेल्योर इज कमिंग ऑन। एक्चुअली फेल्योर इजंट फन, बट इट इज नॉट, इट डज नॉट स्मेल, वो स्मेल भी नहीं करती। सो व्हेन दिस मेटाफर इज यूज, इट मीन्स दैट वंस लाइफ डिसअपॉइंटमेंट इज ऑन द वे। तो हमारे पास जब भी मेटाफर्स यूज होते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई ये मेटाफर्स कौन सा यूज हुआ। मेटाफर्स इसलिए यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो पोम की रीडिंग राइटिंग स्टाइल होता है वो फिगरेटिव लैंग्वेज का होता है, वो हमेशा इनडायरेक्ट वे में बात करता है। तो वो तारीफ करेगा तो किसी फ्लावर से कंपेयर कर देगा, फ्लावर की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी वाइफ के साथ कंपेयर कर लेगा। तो हमारे पास हमें पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए पोम लिखे क्यों जाते हैं, ठीक है ना। अगर पोम लिखे जाते हैं तो किन किन टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप जब आप परसुएसिव ऐसे पढ़ते हो, आर्गुमेंटेटिव ऐसे पढ़ते हो, तो आपको उनके टॉपिक्स पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपने 5 टॉपिक्स लेके कि अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे पे मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उनकी स्टाइल क्या है, लिखने का स्टाइल क्या है, कौन सी चीज कहाँ पे वो लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब तक उसका पैटर्न नहीं पता चलेगा आपको ये भी नहीं पता चलेगा इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल, कोई मसला, एनी इशू, ऑल नो क्लियर? सर। नो सर। यस सर। यस मोहम्मद, कोई मसला है? नो सर। ओके। ऑल। जो राउंड वन वाले बच्चे हैं, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ लिंक्स शेयर की थी, तो प्लीज अपने आप से पूछिएगा आप लोगों ने वाकई में प्रैक्टिस की थी कि नहीं की थी। सिमली, इसको सिमली पढ़ते हैं। A simile compares one thing to another by using the word like or as. Read Shakespeare's poem Sonnet 130. Anyone can read it for me? जी सर, may I? Okay. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked, red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound.
I grant I never saw a goddess go. My mistress when walks prints on the ground. right? So the person is talking about, the William Shakespeare is talking about mistress, right? एंड अब ये मिस्ट्रेस एग्जैक्टली कौन है? उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी वाइफ है? अब वो आपको बात में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पता चलेगा, या इसका और आगे कंटेक्स्ट होगा. एंड yet by heaven I think my love as rare as any she belied with false compare. ठीक है, तो ये रेयर, कंपेयर, ये रिदम्स होती है. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जैसे सन, डन, रेड, हेड, वाइट, डिलाइट, तो इस तरीके से शेक्सपियर में हमारे पास कंटेक्स्ट यूज होते हैं, आल्दो आपके आईबीए पे नहीं आते हैं. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है कि जिस पोम के अंदर जब कंपैरिजन हो, और कंपैरिजन वो जगह पे होती है क्योंकि हमेशा कंपैरिजन जो होती है वो फ्लावर के साथ की जाती है. अभी फ्लावर्स की देखो, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन. ठीक है, आईज को किसके साथ कंपेयर किया? रेन, उस सन के साथ किया. कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड. ठीक है, कोरल जो होता है वो एक वर्ड होता है, या कोरल एक चीज है. आर मोर रेड देन हर लिप्स रेड, तो उसकी लिप्स को भी कंपेयर किया, तो इट मीन्स दैट वो नेचर्स वाली चीज को कंपेयर कर रहा है अपनी मिस्ट्रेस की ब्यूटी के साथ. तो स्पेसिफिकली अगर हमारा लाइक और एस के साथ कोई कंपैरिजन हो रही है, तो उसको हम सिमिली कहते हैं. कि अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट कैन बी द थीम ऑफ द पैसेज, तो आप बोले थीम जो है वो सिमिली थीम है, यहाँ पे कंपैरिजन की बात की जा रही है. अब आपसे पूछा जाता है कंपैरिजन किससे की जा रही है, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई कंपैरिजन नेचर की चीज को उसकी मिस्ट्रेस की ब्यूटी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो दैट इज वाई हमारे पास सिमिली इस तरीके से यूज होगा. इसकी मैंने एक लिंक भी दी हुई है, और उस लिंक के अंदर आपको जो है बहुत सारा आइडिया होगा. मेटाफर का एक और भी यूज होता है, वही बात है मेटाफर्स का. मेटाफर सेकंड टाइम आ गया है. मेटाफर्स के अंदर भी एक और चीज होती है, मेटाफर्स भी कंपैरिजन में यूज होता है. मेटाफर्स एक तो आपके पास मैंने बोला था इनडायरेक्ट लैंग्वेज में यूज होता है, तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट में हर चीज यूज होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोम होते हैं वो इनडायरेक्ट में यूज होती है. तो यानी ए मेटाफर्स कंपेयर वन टू अनदर बाय सेइंग वन थिंग टू अनदर. रेड इमली डिकिंसन पोम होप इज द थिंग विद अनदर. यहाँ पे भी अगर कंपैरिजन की यूज होती है तो वहां पे भी हमारे पास मेटाफर यूज होता है. ठीक है, तो इनडायरेक्ट लैंग्वेज में जहां पे भी यूज होता है तो मेटाफिर्स को भी हम उसको कर देते हैं. बट सिमिली स्पेसिफिकली उस तरीके से यूज होती है जिसमें हमारे पास लाइक और एज का यूज हो. ठीक है, और अब आप ये भी नहीं पूछ सकते कि ये एक ही वक्त में आए कि नहीं. नहीं, वो एक ही वक्त में नहीं आएगी. कि आपने बोला कि सर कंपैरिजन तो मेटाफर में भी हो रहा है, कंपैरिजन तो आपके पास सिमिली में भी हो रहा है, तो आपको सिमिली का स्ट्रक्चर बताया हुआ है. ठीक है, मेटाफर को आपको इनडायरेक्ट लैंग्वेज के हिसाब से बताया गया. तो इनडायरेक्ट लैंग्वेज जब भी आप किसी चीज को करोगे, अगर आप अपनी वाइफ की ब्यूटी को सी के साथ कंपेयर करें, तो दैट कैन बी ए मेटाफर, दैट कैन बी ए सिमिली. बट सिमिली हैज स्पेसिफिक पैटर्न, उसके अंदर लाइक और एज का यूज होना लाजमी है. पर्सोनिफिकेशन, ये बहुत आपस में जुड़े हुए हैं. ये आपको इतना, टू बी ऑनेस्ट, इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ आपको पता होना चाहिए पर्सोनिफिकेशन के कैसे लिखे जाते हैं पोम, मेटाफर्स के कैसे लिखे जाते हैं, सिमिली के कैसे लिखे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. Personification involves giving a non-human inanimate object the quality of a person. समझ आ रहा है कि किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को, किसी इनएनिमेट थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को क्वालिटी देना एक पर्सन की. ठीक है, एक मतलब जो बोल नहीं सकता हो, कोई चीज ऐसी, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको हम ह्यूमन कंसीडर करें. ठीक है, उसको ह्यूमन क्वालिटी दें, तो वो जो होता है वो पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड होता है. क्या पर्सोनिफिकेशन मेटाफर हो सकता है? जी हो सकता है, क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट लैंग्वेज में यूज हो सकता है. हम इसको पढ़ते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग. एनीबॉडी कैन रीड इट फ्रॉम मी. मायदा आप पढ़े? एनी वॉलंटियर? मायदा अगर नहीं पढ़ी तो. When Yeah, the wind blows against us in the dark and pelts with snow, the lower chamber window on the east, and whispers with the sort of stifled bark, the beast. Come out. It caused no inverse struggle not to go. Ah, no.
I count our strength, two and a child. Those of us not asleep, subdued to mark how the cold creeps as the fire dies at them, how drifts are piled, dooryard and road ungraded, till even the comforting barn grows far away, and my heart owns a doubt whether 'tis in us to arise with day and save ourselves unaided. Perfect. What you have understand, anything that you get from that poem, any idea? And it's okay, like you can take 1 minute and then you can describe anything. सर पोम के अंदर पार की बात हो रही है। Okay. Anyone else? So storm fear, right? The topic is very, very clear, right? Storm fear के बारे में बात करा जाए, Robert Frost. When the wind works against us in the dark, us, see, this is the group, right? They are like traveling with the groups, and the pelts with the snow. It must be a darker. It's not a summer things, right? It must be a darker. The lower chamber window on the east and whisper with a sort of stifled bark. The beasts come out, the beasts come out. Who is beast, right? तो यहाँ पे बीस्ट की बात कीजिए, बीस्ट है कौन? क्या वो जानवर थे? क्या चीज थी बीस्ट? It casts no inward struggle not to go. Ah, no, I count our strength, strength, the group strength, right? Two and a child. The who वो कौन उसके साथ था? उसकी फैमिली थी, not a group. उनके दोस्त नहीं थे, उसकी फैमिली थी. Those of us are not asleep, subdued to mark how the cold creep as a fire dies at length. देयर वाज ए टाइम जहाँ पे वो एक कमरे में बैठे हुए थे, जिनकी विंडो ओपन थी, काफी हवा आ रही थी, दो बच्चा, वो सो नहीं पा रहे थे, उनके साथ दो, टू एंड ए चाइल्ड, राइट? अब वो हस्बैंड एंड वाइफ एंड वो भी हो सकते हैं, राइट? हाउ हाउ ड्रिफ्ट आवर पाइल्ड डोरयार्ड एंड रोड अनगार्डेड. अनगार्डेड मतलब डोरयार्ड एंड रोड अनगार्डेड, ठीक है? इट वाज टोटली ओपन, एवरीथिंग इज ओपन, राइट? Till even the comforting barn grows far away, and my heart owns a doubt whether 'tis in us to arise with a day and save ourselves undead. तो यहाँ पे क्या चीज बोली है? ये बीस्ट जो थी ना, ये बीस्ट कहते हैं स्नो को या स्टॉर्म को, ठीक है? उसको पर्सोनिफाइड किया गया है. अब बीस्ट जो है ना, वो ह्यूमन थिंग्स है, ठीक है? द बीस्ट कम आउट, द बीस्ट कम आउट, राइट? द थिंग्स आर कमिंग आउट, ठीक है? उसको उन्होंने क्वालिटीज दी है, ह्यूमन क्वालिटी दी है. तो वो स्टॉर्म की बात की जा रही है. तो जब भी हमारे पास पर्सोनिफिकेशन के अंदर किसी चीज को पर्सोनिफाई किया जाए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, इन टर्म्स ऑफ लिविंग लिविंग थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी इट्स अ ह्यूमन थिंग, इट्स अ लिविंग थिंग, राइट? द एनिमल्स आर सो अ लिविंग थिंग्स. तो उसको हम पर्सोनिफाइड करते हैं. डज इट मेक सेंस? Look especially at the strong action verb to find a human trait that are attributed to the wind and storm. Hyperbola. Hyperbola is an exaggeration of a truth in order to create an effect. एक चीज को exaggerate ज्यादा करना, उसको हम hyperbola बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पोम है, उसका एग्जाम्पल गिवन है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. ऑथर, मैं आपको पोम भी पढ़ रहा हूँ और आपको मैं पोम की अंडरस्टैंडिंग भी बता रहा हूँ कि मैं देखो पोम को कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ, और मैं जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं उसको नोट कर रहा हूँ, और मुझे अंडरस्टैंडिंग जो मेरी बिल्ड हो रही है वो कर रहा हूँ. क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द पोम. तो आप कॉम्प्रीहेंड करते वक्त आप पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए आई क्यों यूज हो रहा है. तो देखो वहां पे मैं अगर आपसे पूछता कि व्हाट एग्जैक्टली अस यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोम, क्या बात हो रहा है, ठीक है ना? तो अब आपको ये पता चल गया हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का हो सकता है, या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का हो सकता है. अब आपके एंड पे ना, तो आपको आइडिया हो सकता है कि भाई चाइल्ड के साथ है तो वो दोस्तों के साथ क्यों जाएंगे. तो यहाँ पे आपको आल्दो ये तो मैंने आपको एक बड़ा वो चीज एग्जांपल दे दिया है, बट आपके पास ऐसी कोई, आप अपने एंड से नहीं सोचोगे कि ये कि ग्रुप हो सकता है, हो भी सकता है, नॉट नेसेसरी कि दोस्तों के साथ ही बच्चा हो सकता है, बट ज्यादातर आपका जो है ना इंट्यूशन बहुत ज्यादा यूज होगा.
आल्दो मैंने एक चीज याद होनी चाहिए कि आपको पोम कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त जो इन्फॉर्म पोम कॉम्प्रिहेंशन में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप अपनी इंट्यूशन यूज कर सकते हो, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको आपके जो आंसर्स होंगे वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही होंगे। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर के मिलिट्री का डिस्कस नहीं किया हुआ और आपको लगता है कि इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, यूक्रेन वार की वजह से ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिलिट्री का उसने ऑप्शन दिया है, तो यू वोंट टिक द मिलिट्री ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट डिस्कस इन द रीडिंग आर्टिकल। तो जब तक ये जो चीज लिखी होगी, वट एवर रिटन इन द आर्टिकल, दैट शुड बी द आंसर इन द क्वेश्चन। ठीक है, आप अपनी अपनी जहानत नहीं यूज करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बट पोम कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप, मुझे लगता है उसमें भी इतनी यूज नहीं होती है, बट स्टिल कभी कभी आपको आइडिया हो जाता है, जो कि इनडायरेक्ट लैंग्वेज में होता है, तो आपको इनडायरेक्ट लैंग्वेज में बार बार एक दो बार पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि ये अस जो है ज्यादातर इसको सूटेबल कर रहा है। तो अगर वो सवाल बनाएंगे तो भी वो बड़ा एक क्लू होगा, उसके अंदर क्लू जरूर होगा कि वहां पे फैमिली की बात हो रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ओके। हाइपरबोला इज समथिंग exaggeration. Whose word these are? I think I know. His house are in the village though. He will not see me. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bell a shake to ask if there is a smoke, some mistake. The only other sounds a sweep of easy wind and downy flag. The woods are lovely, dark, and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before. If anything that repeats again and again in context of exaggeration, तो वो हमारे पास exaggerate यूज होता है। अब ये एक मे बी इसका एक स्नोई इवनिंग की जर्नी हो, ये वुड्स के बीच में हो गया है और वहां पे इसके बहुत सारे मसले हो गए, इनको अभी भी आगे जाना है, एंड ही इज जस्ट एग्जैजरेटिंग। ठीक है, चीज को वो कॉम एग्जैजरेट कर रहा है, चीज इतनी है नहीं उसको एग्जैजरेट कर रहा है। अब वो उसको भूख इतनी लगी नहीं है, बट वो भूख को इतना एग्जैजरेट कर रहा है। तो किसी चीज को एग्जैजरेट बार बार करना, ऐसे पोम की थीम को हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, तो ये उसकी एक सिग्नल है कि इस टाइप के से पोम को हम एग्जैजरेट बोलते हैं। अब ये बहुत सारे हैं, आप पढ़ लीजिएगा इनको। अब मैं आपको दूसरे टॉपिक पे लेके चलता हूँ जो आईबीए के ही सवाल में आ चुका है। थीम आर मेन टॉपिक ऑफ द पोम विच इज वेरी फेमस और आईबीए कराची में आता रहता है। तो हम इसको यहाँ से एक पहले वाले पोम को पढ़ेंगे ताकि फिर हमें आइडिया हो कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। राजेश, कैन यू रीड इट फॉर मी? Yes, sir. यस बेटा, प्लीज। How do I love thee? Let me count the ways. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the deep and height. My soul can reach when feeling out of sight. For the end of being an ideal grace, I love thee to the level of everything's most quiet need. But sun, the candle light, I love thee freely, has man strive for right. I love thee purely, has they turn from prize. I love thee with the passion out put to use in my old griefs and with my childhood faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost sense. I love thee with the breath smiles, tears of my life, all my life. And if God choose, I shall. But I love better after death. एक्सीलेंट, गुड जॉब, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। ठीक है, तो राजेश ने ये पढ़ा है और राजेश को, अब राजेश ने जो भी इस कंटेक्स्ट को समझा है, मे बी राजेश ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, इफ ही रीड सेकंड टाइम दैट विल बी मच बेटर फॉर हिम, राइट? मे बी आपको ये से समझ आ रहा होगा कि सर सेकंड टाइम में हमें टाइम लगेगा,
but actually you won't be able to understand because we are not used to poem comprehension daily basis. हमें ना आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं ना हम इसकी, ये हम बुक्स में ही पढ़ते हैं, राइट? तो अभी हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर है, तो हमारे पास मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें डेली बेसिस पे लिंक मिले कि हम पोम पढ़े, राइट? तो ज्यादातर हर चीज एक रिपोर्ट राइटिंग के हिसाब से होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ना, अब इसमें ही मुझे अगर सवाल बनाने हो तो मैं आपसे पहले सवाल पूछता हूँ, दी कौन है? ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दी, राइट? तो यहाँ पे Sir, आई the लव, author's beloved. ऑथर्स लव, राइट? तो ये दी जो है किसी लव के बारे में बात कर रहा है। हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज आई लव thee to depth and breadth of height my soul can reach when feeling out is sight for the ends of being an ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and my childhood faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost scent. I love thee with the breath, smile, tears of all lives. If God choose, I shall but love thee better after death. अब हमारे पास बोल रहा है, what is the principal theme of the poem? Is it about religion? Is it about faith? Is it about love? Is it about grief? डेफिनेटली इट इज अबाउट लव, क्योंकि वो हर जगह पे वो लव की बात की जा रहा है। लव दी, एंड दी इज समवन लाइक होम ही लव सो मच। ठीक है, इवन इट इज वेरी एम्फसाइज दैट आई शैल बट आई लव दी बेटर आफ्टर डेथ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि ये दी को स्पेसिफिकली कहीं यूज किया हुआ है दी के अलावा? जी दी sir. कौन है? Sir, the is the author's beloved. बिलव, वो कहाँ से मेंशन्ड है? दी जो है ना, Sir, दी, 12 सॉरी बेटा, जी जी बोले। सईद खान, आप कुछ बोलना चाहते हैं बेटा? जब बोले तो फिर आप कंप्लीट बोला करें ना, ताकि फिर मुझे भी परेशानी ना हो, ठीक है ना? और आपको कोई जज नहीं कर रहा है, नो वन इज जजिंग यू, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। ठीक है, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, ओके। ओके, सईद बोला है, मैं नहीं बोला, मैं आई एम जस्ट आउट, मैं भी नहीं बोला। ओके, मुझे भी यहीं पे कहीं पे लग नहीं रहा है, बट दी की जो ना पुरानी लैंग्वेज में यूज होता है यू, डी को यू यूज किया जाता है, तो दिस इज अबाउट लव। एक और टॉपिक पे बात, अब देखो ये थीम पे आपने पढ़ना है अभी। ये थी इसी इस एक पोम के अंदर थीम है, फिर उससे रिलेटेड प्रोनाउन के सवाल हो सकते हैं, उसके से कंटेक्स्ट के सवाल हो सकते हैं, दी कौन है उसको अंडरस्टैंड करना, यही पोम में होता है ज्यादातर। A late walk. When I go up the mowing field, the headaches aftermath, smooth lead like thatch with a heavy dew, half close the garden path. And when I come to the garden ground, the whir of a sober birds, up from the tangle of withered weeds, is sadder than any words. ठीक है? A tree beside the wall stand bare, but a leaf that lingered brown, disturbed, and I doubt not by the thought, comes softly rattling down. I am not far from my going forth by picking the faded blue of the last remaining aster flower to carry again to you. Of the last remaining aster flower to carry again you. One theme of the poem is that A, the life of a farmer is better than urbanites. No, there is nothing, तो हमें इस पे फजूल का दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी, human beings are the only creatures burdened by time. I don't think so. This is also a ridiculous option. Option C, the passing of time is something sorrowful because there is discuss of sadness, so definitely we will keep this option.
romantic habits are pointless. So definitely romantic habits are not discussed in that. So that is why the passing of time, because this is something, एक चीज जो है वो गुजर रही है, एक सीजन के बारे में बात की जा रही है, फ्लावर जो है वो रेटलिंग डाउन हो रहे हैं, तो वो जो है आगर में अपना सैडनेस दिखा रहा है कि टू कैरी अगेन टू यू, तो दैट इज व्हाई सी विल बी द राइट ऑप्शन। डज इट मेक सेंस कि हम किसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और किस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं। जो ऑप्शंस गलत हैं वो गलत हैं क्योंकि उनको ऑप्शन बनाने हैं। ओके, हमारे पास एक होता है ग्रामर सिंटेक्स। सर जी सर कभी कभी ऐसे फॉर्म्स आते हैं ना जिसमें मतलब वर्डिंग बहुत हार्ड होती है, तो उसकी मीनिंग भी नहीं पता, और उनका वैसे बैकग्राउंड भी बहुत वो होता है, डीपली होता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली लिटरली उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनटिल अनलेस अगर आप उसकी पुरानी वोकेबलरी याद नहीं करोगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा। तो आपको कभी कभी ये होता है कि आपको, जब भी मैं आपको इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो है ना एक बार पढ़ने से आपको आइडिया नहीं होगा। इवन मुझे भी नहीं आइडिया होता क्योंकि वी आर नॉट यूज टू दैट लैंग्वेज। तो वो किस लैंग्वेज में यूज, जब आपको उसका कंटेक्ट समझ आ गया ना, तो यहाँ पे देखो, पोम इज द मोस्ट ब्रीफ लैंग्वेज। ठीक है, एक पोम पे किताब लिखी जा सकती है, राइट? तो इट मीन्स दैट इट्स द मोस्ट प्रिसाइज लैंग्वेज। तो एवरी वर्ड हैज इट्स ओन डेफिनेशन। हर वर्ड की एक डेफिनेशन है, उसको उसको कंटेक्स्ट में यूज किया जाए। ठीक है ना, हम जब शायरी लिखते हैं तो हम वो बहुत प्रिसाइज लिखते हैं, रादर देन हम उसको किताबों में एक पूरा पूरा रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखते, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग इज समथिंग जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये ना, इसके अंदर एक बहुत सारी खूबियां जो होती हैं वो छुपी हुई होती है, उसको हमें फाइंड करना है, उसको हमें कॉम्प्रिहेंड करना है, वही हमारी ब्यूटी है, उसी के लिए टैकल करना है सवालों को। अगर बहुत डिफरेंट लैंग्वेज आ जाती है, अगर आपको वो नहीं आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी मीनिंग नहीं आती, तो यू कांट डू एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, यू कांट डू, क्योंकि आप नहीं हो यूज टू। इफ यू आर नॉट यूज टू, तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो आईटी का इतना क्यों फोकस है इस पे, बट है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेम इट गोज फॉर द वोकेबलरी क्वेश्चन। वोकेबलरी के सवाल आए, आपको डायरेक्टली वोकेबलरी आपने याद नहीं की, भले आप आईबीए की फुली तैयारी कर लो, आपकी एडमिशन नहीं होनी है, बिकॉज आप लोगों ने आईबीए का एक मेजर पोर्शन है जो आईबीए पूछे ना पूछे आपको याद करना है। उसमें आपको कोई इंस्टीट्यूट इतना हेल्प नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ आपसे फॉलो अप ले सकता है, याद आपको ही करना है। और याद करने का सिंपल तरीका एक ही है कि कंज्यूम टाइम ऑन वोकेबलरी, डोंट रट्टा। ठीक है, बट मेक श्योर दैट आप उस पर डेली बेसिस पे कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो। ओके, राबिया, कैन यू रीड इट फॉर मी Yes, sir, sure. प्लीज? Shall I compare thee to a summer day? Thou art more lovely and more temperature. Rough winds to shake the darling birds of May, and summer's leave hath all too short a day. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often in his gold complexion dim, and every fear from fair sometime declines by chances or nature's changing course undrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall that break thou wanderest in his shade. When in eternal lines to thou growest, as long as man can breathe or eyes can see, so long lives these, and this gives life to thee. परफेक्ट। क्या समझ आ रहा है सवाल को पढ़ के? Sir, that someone is comparing, that the poet is comparing someone to summer season? Okay, so within his or her poetry, the speaker claims that his or her beloved will remain alive and fair, fair, enlivened by the returning summer, alive yet faded. What can be the right option? If fair is the right option, yeah, alive and fair is the right option, where it is pointed in the poem? Anyone?
Shall I compare thee to summer day? Thou art more lovely and more temperate, right? And every fair from fair sometime decline by chance and nature changing course and trims, but the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair though. The speaker claimed that his or her beloved will remain. Sheet. Acha. Sir, alive and yet faded. D. Alive and yet faded. Nor lose possession sir. of fear thou host, nor shall death break thou shed. But the eternal lies in tribe that goes, so long as man can breathe and eyes can see, so long life is and gives life to thee. तो एक तो ऑप्शन हो सकता है कि ऑप्शन ए और डी तो हो सकता है कि अलाइव दोनों में है. अब बात आती है फेयर बट येट फेडेड. ये कहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है? देखो हमें इसके अंदर ही ऑप्शन आएगा. Sometimes too hard Sir, the nor armor shall temple death. shines, and often this is gold complexion dim, and every fair from fair sometimes decline, by chance or nature changing course in them, but the eternal summer shall not fade. But the eternal summer shall not fade. What I think that option A is the right option rather than D. Nor lose possession of the fair thou host. तो ये हमें पॉइंट आउट कर रहा है 10 क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, यहाँ पे कंट्रास्ट की बात कर रहा है. तो शी विल बी अलाइव एंड शी विल बी फेयर. तो दैट इज व्हाई ए विल बी द राइट ऑप्शन. सर इसमें मुझे डी लग रहा था, डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंट्रास्ट का यहाँ पे ज्यादा पता चल रहा है. बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, nor possession of that fear to host, nor shall death break the wonders in the shed when the eternal lies in time. to मुझे मुझे इसका टू बी ऑनेस्ट लॉजिकली ऑप्शन ही लग रहा है, बट डी मुझे नहीं लग रहा है. इवन आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दैट वन. बट आई थिंक आई इज. आपको डी क्यों लग रहा है? सर जो कॉन्टेक्स्ट था उससे वही डी ज्यादा बेटर लग रहा था, लेकिन जो आप सही कह रहे हैं नॉट फेड लिखा है तो फिर येट फेडेड नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि अलाइव तो हो सकता है ना. तो अलाइव तो मैंने बिल्कुल ही दोनों में ए और डी है. हाँ अलाइव तो हो सकता है, राइट। तो वो अगर वो ब्यूटी की बात कर रहा है तो आई थिंक जो अब 9 और 10 जो है वो हमें एम्फसाइज कर रहा है ब्यूटी पे, कि उसकी इटर्नल ब्यूटी जो है वो रहेगी, नॉट फेडेड होगी, शल नॉट फेड. तो दैट्स द रीजन, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रही है. तो आई थिंक ए इज मोस्ट लाइकेबल राइट ऑप्शन. ओके. अच्छा, ये भी आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा. एक सवाल बड़ा फेमस है, कंटेक्स्ट. ठीक है, कंटेक्स्ट में कहाँ पे है? ह्यूमिलिटी, इनोसेंस. यहाँ पे कंटेक्स्ट में आपको एक और मैं करवाता हूँ जो आपको समझ. कंटेक्स्ट को आपको पता है ना, कंटेक्स्ट की मीनिंग क्या होती है? कंटेक्स्ट मतलब कोई स्पेसिफिकली वर्ड कैसे यूज होता है. जैसे वो दी वर्ड यूज हो रहा था, तो दी की एक्चुअली जो मीनिंग थी वो थी क्या? यू. तो ऐसे हमारे पास कंटेक्स्ट में भी यूज होता है. ये जॉनरा है. जॉनरा के अंदर हमारे पास जॉनरा हमें पता होना, जैसे हमारे मूवीज में जॉनरा होती है, इसी तरीके से हमारे पास पोम में भी जॉनरा होती है. तो इसको हम पढ़ेंगे, और जो मोस्ट मशहूर जॉनरा है, और इसमें एक मैंने आपको लिंक भी दे दिए, तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कौन सी जॉनरा को आपको गो थ्रू करना है. Genre, "O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship was weathered, every wreck, the prize we sought is won. The part is near, the bells I hear, the people are exulting. While fellow eyes of the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where are the deck of my captain lies, fallen cold and dead." 1865 में ये लिखा गया था. What type of poem is this? किस टाइप का पोम है?
इज इट यूलॉजी, इज इट ऑड, इज इट एलिगी, इज इट एपिक? तो अब जब तक आपको इसकी जॉनरा के बारे में पता नहीं चलेगा, तो आप एक मूवी देख के आपको पता चलेगा कि ये एक्शन मूवी है, ये एडवेंचरस मूवी है, ये हॉरर मूवी है। इस तरीके से हमारे पास जॉनरा होते हैं। तो ये जॉनरा है, और इस जॉनरा में हम 4 को पढ़ते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। Eulogy या ओलॉजी, a speech of a piece of writing that praise someone as something highly special, tribute to someone who has just died. Or a lyric poem, typically one of the form of an address to a particular subject written in a varied irregular meter. मीटर क्या होता है? इरेगुलर मीटर क्या होता है? जैसे स्टेंजा होता है ना, हमारे पास एक पैटर्न में लिखा होता है। मीटर जो है वो पैटर्न में, इरेगुलर मीटर जो होते हैं वो इरेगुलर पॉइंट में लिखे होते हैं, तो उसको हम आई थिंक मीटर कहते हैं। बाकी इस कंटेक्स्ट को ना बहुत डिटेल में ना ले, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, और आईबी में ऐसा नहीं आता। एलेगी, ए पोम ऑफ ए सीरियस रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज समथिंग टिपिकली ए लेमेंट फॉर द डेड पर्सन। रिफ्लेक्शन हमेशा कब दी जाती है? जब आप एक चीज को एक्सपीरियंस करते हो, उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्रुप डिस्कशन की, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप इसकी रिफ्लेक्शन दो, तो आप रिफ्लेक्शन राइटिंग इज समथिंग जो कि आपने कर ली, उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करते हो। या आप अपने दोस्त के बारे में एक्सपीरियंस बताना चाहते हो, जो कि आप, वो अभी बात गुजर चुकी है, उसका रिफ्लेक्ट कर रहे हो। Epic, a long poem, typically one derived from an ancient oral tradition narrating the deeds and the adventures of heroic or legendary figure and the past history of a nation. ये स्पेशली उनके लिए जो कि नैरेटिंग कर रहे हैं, उनकी अच्छाई को, उनकी बुराई को, उनके एडवेंचर्स, हीरोइक एक्टिंग को। ठीक है, तो वो हमारे पास आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, इन ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? May I? नो, एनीवन एल्स? सूरज के अलावा कोई और बताए। बाबर, आपको क्या लगता है? सर सर हमें सी लग रहा है। मोहम्मद कैफ को सी लग रहा है। और बाबर, आपको क्या लग रहा है? आई थिंक सी ही है। सीनत, व्हाट डू यू थिंक? सर उसमें सैडनेस का रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो आई थिंक ये एलर्जी होगा। ओके, व्हाई नॉट ऑप्शन ए? A speech or a piece of writing that praises someone or something highly, especially a tribute to someone who has just died. So he is not tributing something, right? He's something, it's a serious reflection of that person, right? तो दैट इज वाई हमारे सर आई पास जो थिंक ऑप्शन ए और सी के अंदर जो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन है, विच इज सी। सर क्योंकि ए में तो वो प्रेस तो कहीं भी नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि वो अभी एक सीरियस रिफ्लेक्शन दे रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, या वो जो गुजर चुकी है उसके बारे में बात कर रहा है, और उसको इस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि वो अभी इसके साथ हो रहा है। आदत जो पोम लिखा गया है वो उस टाइम नहीं लिखा गया है जब वो, उसकी कैप्टन की डेथ हो चुकी थी। ही इज जस्ट मेकिंग ए सिनेरियो ऑफ दैट वन। टोन के अंदर भी हमारे पास लैंग्वेज की टोन होते हैं, हम्बल टोन होती है, डिसओबीडिएंट टोन होती है, सेंसुअल, पेशेंट, डिस्पोटिक, विस्कल, इंडोलेंट। ये आप टोन जो है इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, वहां से आपको इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो प्लीज इससे बताइएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली एक आईबीए कराची का पेपर से, उसी से रिलेटेड हम एक सवाल करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आईबीए में कैसा आया था और हम कैसे पढ़ रहे हैं। ओके सर जी। सर इट मीन्स के जो ये टाइप्स ऑफ पोम्स है जो आपने अभी बताए, हम्म। ये मतलब इनके सब हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये इस टाइप का पोम्स है। I think it should be, although it's not directly asked by IB कराची के आपको पता होना चाहिए, बट जब तक आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसकी आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, उसके आपको बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, उसकी राइटिंग स्टाइल को समझ नहीं पाओगे। तो आप इवन इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर ओनली फॉर एकेडमिक पर्पज, क्योंकि आपको कोई पोइटस तो नहीं बनना है ना, बट स्टिल अगर आप उसको सही से समझोगे नहीं कि हम पोम कॉम्पिटिशन को पढ़े कैसे, उसको अंडरस्टैंड कैसे करें,
क्योंकि आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो दैट्स द रीजन आपको ये टेक्निक पता होना चाहिए कि जॉनरा कौन सा यूज हो रहा है। तो अगर हमारे पास एक रोमांटिक जॉनरा यूज हो रहा है तो उसमें सैडनेस का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, खुशी का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो हमारी वोकेबलरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसी से रिलेटेड होगी, क्योंकि लेमेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमें पता है सैडनेस की वोकेबलरी ज्यादा यूज होगी। Okay, read the poem and answer the following question. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the wheels kick and the wind songs and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face and glossy down breaking. I must go down to the seas again, so far called the running tide, is a white call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with a white cloud flying, and the flanks spray and the blown spume and the seas cling cry. I must go down to the seas again and the vagrant gypsy life. To the Gulf's way and the Wales way, where the wind's like a weighted knife, and all I ask is a merry yawn from a laughing fellow human, and a quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. अब देखो आईबी ने कैसे बनाया पेपर्स को ना। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पोम अबोव, व्हाट डू यू आइडेंटिफाई स्पीकर एज? ए स्टोरी टेलर, ए जिप्सी, ए सेलर, या डी नन ऑफ द ऑप्शन? तो अब अगर आप स्टोरी टेलर बता रहे हो तो मुझे आप ऐसे नहीं बताइए सर स्टोरी टेलर होगा, मुझे बताइएगा किस लाइन में आपको लगता है स्टोरी टेलर। देखिएगा जो सवाल उन्होंने बनाए ना, वो उन्होंने जितना अंडरस्टैंड किया पोम को वहां से ही वो सवाल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। Sir, I think sailor. Sailor, right? Where sailor is discussed? Yes, एक sir. सेकंड, मुझे ये थोड़ा सा छोटा करने दे ताकि आपको सही से नजर आए। हाँ जी, I must go to the seas again. So life is about sea. To the lonely sea and the sky. Eh? I must go down to the sea and all I ask is to ship and start to ship की भी बात हो रही है। And the wheelers kick and the wind songs and the white sails shaking. Sails की भी बात की जा रही है, शेकिंग की भी बात की जा रही है। तो बड़ा आसान ऑप्शन है, हमें इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऑप्शन डी इज सी इज राइट, इज अ सेलर, राइट? द बेस्ट सिनोनिम्स ऑफ वैग्रेंट इज ए नोमैडिक, कैथरेटिक, कैथरेटिक, कोलिक, या डी नन ऑफ दिस। अब पहले तो आप वर्ड देखो वैग्रेंट, कहाँ पे वैग्रेंट है? सर ये लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन, ये The vagrant gypsy life. वैग्रेंट Gypsy life. जिप्सी लाइफ। अब इससे एक लाइन या दो लाइन पहले पढ़ लो, उसके बाद पढ़ लो। एंड ऑल आई आस्क इज ए विंडी डे विद अ वाइट क्लाउड फ्लाइंग and the flunks spray and the blown spume and the seagulls crying. I must go down to the seas again and to the vagrant gypsy life, to the gulls way and the whales wave the winds like a whetted knife, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover. अब vagrant का मकसद क्या होता है? He is free person, freedom। जी ठीक है, सर। बिल्कुल एक फ्री पर्सन, Wandering everywhere. किसी चीज की परेशानी ना हो। ठीक है, तो इट्स समथिंग, उसकी मीनिंग एग्जैक्ट क्या होगी कि फ्री लाइफ हो। अब हमारे पास सर उसको एक सॉरी आवारा आवारा भी कह सकते हैं हमारा भी तरीके से कह हमारी सकते जबान जी में। सर। से दैट, राइट? तो हमारे पास इसमें अभी देखो ये सवाल करवाने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पहले वैग्रेंट समझाना ये मैटर करता है। अब ऑप्शन में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको नोमेडिक, कैथरेटिक, कोलिक की मीनिंग नहीं आती है तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो दैट इज इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, नोमेडिक Nomadic. उसको कहते हैं, क्या नॉमेडिक है? होगा। ठीक है, तो नोमेडिक जो वर्ड है वो पे, तो यहाँ पे आपको हेल्प करता है वोकेबलरी। आपको उसकी अगर टर्मिनोलॉजी पता हो कि भाई नोमेडिक की मीनिंग, या कभी आपके जहन में गुजरा हो, तो ऐसे सवाल आप ऐसे सही करते हो। थर्ड, द पोइट टूवर्ड्स द सी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज distant and displaced, yearning and longing, pathological, obsessive, या none of these। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए। डिस्टेंट
The poet towards the sea can be described as, पोइट की सी से रिलेटेड क्या चीज है, उसको क्या महसूस होता है, क्या फील करता है? यर्निंग एंड लॉन्गिंग, पैथोलॉजिकली ऑब्सेसिव यर्निंग एंड लॉन्गिंग। उसको यर्निंग एंड लॉन्गिंग मतलब आपको उसको बोरिंग लगती है, राइट? उसको ये तो नहीं लगता, ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्टेंट एंड डिस्प्लेस्ड, पैथोलॉजिकली ऑब्सेसिव, इनमें से क्या ऑप्शन हो Sir, I सकता think C. Sir, he is I think. obsessed with the sea. सर ऑप्शन Sea. ए होगा। है? ऑप्शन ए, C. डिस्टेंस्ड एंड डिस्प्लेस्ड, वाई? He's a Sir, may pathologically I? obsessive about that, isn't it? Yes, Because he जी sir. chose this life again. He had experience of that, and that's the reason he was like, maybe he wants to do it again the way he used to live his life, maybe. And that's the reason कि उनको पैथोलॉजिकली मतलब ऐसे कि वो मेंटली इस चीज को जो ना पैथोलॉजिकली वो हम किस तरीके से वो काफी उस चीज के लिए ऑब्सेस्ड है, तो वो चीज को दोबारा से एक्सप्लेन वो का एक्सप्लोर करना चाहता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना, सी इज राइट। Sir, 2 का आंसर क्या है? सेकंड वाले का? सेकंड का Pneumatic. नोमैटिक। Okay. Which of the following is not true? Sound is important sight in the poem. The poet knows that a day and the ship can be exhilarating but existing. The poet prefers a life of a gypsy to any other mode of existence. The poet appears familiar with a marine life. Which is not true? Yes, the poet appears to a familiar with the marine life. He knows everything, right? The poet prefers the life of gypsy to any mode of existence. राइट, ये भी है, उसको अच्छा लगता है इस चीज को। साउंड इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ ए पोम। द पोइट नोज दैट ए डे ऑन ए शिप कैन बी एक्सेलरेटिंग बट एग्जॉस्टिंग। अब ये चीज हमें देखनी है कि देखो साउंड के बारे में बात की गया, एक्सेलरेटिंग मतलब एक्साइटिंग है, बट एग्जॉस्टिंग मतलब बोरिंग भी है। अब क्या वहां पे कोई चीज बोरिंग को लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है, बिकॉज अगर हमने अंडरस्टैंड नहीं किया है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। Where you find the word sound? यार ship is Sir, I storm think and I must down barking. I must go down to the seas again for the call of running tide is a wide call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with a white cloud flying and flunks spray and brown spume. To the gulls where the whales, is it sound discussed in that? No sir. इफ इट इज साउंड अगर डिस्कस नहीं है तो डेफिनेटली एग्जस्टिंग उसके बारे में जरूर लिखा होगा। तो साउंड के बारे में जो ना सर हमारे साउंड को इनडायरेक्टली हम विंड्स सॉन्ग कह सकते हैं, नहीं? कौन सा विंड्स सॉन्ग कहाँ एंड पे द लिखा होगा? वेल किक। सर 9 नंबर 5 में आई थिंक। 1 2 3 4 I must go down to seas again for the calling of running tide is a wide call and clear call that may not be। कहाँ पे लिखा हुआ सिंस? नहीं नहीं सर, लाइन 4 3 में में सर, 4 में 4 3 में। 3 and a grey mist on the seas fair and grey, इससे ऊपर वाली लाइन है सर। नो नो सर, उसे ऊपर वाला है। ये वाली एंड विल्स and the किक, जी whales सर। kick and the wind songs and the white sails shaking। no 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 no, दिस इज समथिंग डिफरेंट। वो कह रहा है कि दूसरे वो उस सवाल को दूसरे कंटेक्स्ट में ले रहा है। साउंड इज इम्पोर्टेंट साइट एज ए साइट इन द पोम। नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट। तो फोर्थ का ए राइट ऑप्शन होगा। उसने ये बोला था लॉन्गिंग तो है, मतलब इट्स लॉन्गिंग, इफ इट इज लॉन्गिंग तो मतलब ये चीज होगा कि वो जाहिर सी बात है होगा। द बेस्ट एंटोनिम्स फॉर ए वेटेड इज, ये वेटेड जो होता है कंटेक्स्ट में यूज होता है। To the Gulf's way and the Whale's way where the winds like a weighted knife। weighted मतलब sharp। अब यहाँ पे भी आपको समझ आएगा। I asked to marry John from a lighting fellow rover।
तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? देखो यहाँ पे भी आईबी ने यूज किया हुआ है, ब्लंटेड, स्टंट, हंटेड। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों वर्ड में आपको चूज करना है, ब्लंटेड या स्टंट। सर एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम। अच्छा, एंटोनियम्स पूछा है। जी। तो एंटोनियम्स वेटेड का शॉप होगा तो क्या हो सकता है? सर फिर तो ब्लंट होगा ना। ब्लंट, ब्लंट ब्लंटेड, क्या, ब्लंट की क्या मीनिंग है? सॉफ्ट। सॉफ्ट। ठीक है, तो फेटेड, वेटेड शॉप मतलब वेटेड नाइफ की मकसद पता है क्या करे? वो हवा की बात करा, हवा इतनी तेज होती है, तो वहां पे बेंटेड का यहाँ पे वर्ड आएगा। 6, द फ्रेज विंड इज लाइक ए वेटेड नाइफ इज यूज। यहाँ पे इस तरीके से आईडी के सवाल आते हैं, डायग्रामिकली, कैजुअली, फिगरेटिवली, या नन ऑफ दिस। आपको मैंने पढ़ाया था, इट्स लाइक ए मेटाफोर। ठीक है, वो विंड फिर की सी बात होगा। करने चाहिए, वो नाइफ की सी तरह, फिगरेटिव इतनी लाइन। टाइफ नाइफ की तरह तेज नहीं होती। इट्स अ फिगरेटिव लैंग्वेज, एंड दैट इज व्हाई वी विल एंड अप विद राइट ऑप्शन सी। सी। 6 का सी राइट ऑप्शन होगा। अब पोम को मैं आपको जो चीज दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ लिंक शेयर करूंगा, और मैंने आपको ये भी अलाउ कर दिया, अगर आपको कहीं से भी अच्छी वेबसाइट या कोई अच्छा बुक मिल जाता है तो आई वुड से दैट गो फॉर इट। ठीक है, फॉर दिस आई वुड से दैट गो फॉर इट। आपको पहला पहला काम ये करना है कि इस आर्टिकल को सही से समझो, जो मैंने टेक्निक समझाई है वो समझो। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करना कैसे आता है। आप हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 10 पोम विद सेंट्रल आइडिया हमें भेजने हैं। आपको क्यूरीज ग्रुप में भेजो, पर मुझे आपको जरूर जरूर भेजने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मैं लिंक आपको शेयर करूंगा उसके अंदर स्पेसिफिकली टॉपिक है। फॉर एग्जांपल थीम को कैसे टैकल करना है, पोम को कैसे, पोम से रिलेटेड कैसे टैकल करना है, वर्ड इन कंटेक्स्ट के सवाल कैसे सोल्व करने हैं, पोम में इस वर्ड में क्या मीनिंग। एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो बुक फॉलो करेगा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है तो वेरी गुड। अगर यहाँ उसमें कोई और डिटेल है और कोई आपको नोट मिलते हैं तो प्लीज गो फॉर इट, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। बस ये है कि पोम को आपको जब तक आप सही से कॉम्प्रीहेंड नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। लाइक मैंने आपको जब सॉल्व करके दिए तो मैं आपको वो चीज हिंट बता रहा था कि ये सवाल ये सही क्यों हो रहा है। बाकी आपने देखा कि आईबी के पेपर्स में जो सवाल कुछ आए थे, डायरेक्ट एंटानिम्स सिनोनिम्स के आए थे, तो अगर वो आपको याद होंगे तभी आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू इट।